अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 3 और लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे राइटिंग के बारे में कि रीडर सेंटर्ड राइटिंग की राइटिंग होती क्या है। बिज़नेस राइटिंग के बारे में बात होगी यहाँ पे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो अब हम आते हैं अपने लेसन की तरफ। अब हम इसमें बात करते हैं आउटलाइन की, तो जिसमें हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं कि डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो मकसद है राइटिंग का, उसको आपने एक्सप्लेन कैसे करना है, उसके बारे में कैसे लिखना है। और उसके बाद है कि प्लानिंग कैसे करनी है, ड्राफ्टिंग, इवेलुएटिंग और लास्ट वन है रिवाइजिंग। सबसे पहले हम इनको वन बाय वन रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये क्या है। और इसमें सबसे पहले है कि राइटिंग योर रिज्यूम। अगर हम आपने अपनी रिज्यूम लिखनी होती है तो उसमें ये होता है कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, कि आपका मकसद, कि आपका ऑब्जेक्टिव, कि आपने वो बताना होता है उसके अंदर। तो एक प्रॉपर वे में आपको वहाँ बताना पड़ता है कि आप कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। तो यानी कि एक योर ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल योर अदर वर्क ऑफ राइटिंग, कि ये एक बेसिस है कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव देना होता है। आगे हमारे पास है कि टू टेक द रीडर सेंटर्ड अप्रोच, कि अगर आपने रीडर की अप्रोच हासिल करनी है, रीडर तक जाना है कि उसकी राइटिंग के बारे में, तो उसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं। द फाइनल रिजल्ट यू डिज़ायर, द पीपल हु विल रीड योर कम्युनिकेशन, द स्पेसिफिक वे यू वांट योर कम्युनिकेशन टू अफेक्ट द पीपल एज दे रीड योर कम्युनिकेशन। तो इसमें आपने फाइनल रिजल्ट पे फोकस करना है और आपने ये देखना है कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को रीड करने वाले हैं या रीड करेंगे। और लास्ट हमारे पास ये है कि आपने एक ऐसा मेथड, एक ऐसा स्पेसिफिक वे, एक तरीका चूज़ करना है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, जिसमें आप बहुत ही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करो, जो आपके रीडर्स को अट्रैक्ट करे और उन्हें समझ भी आए। तो आगे हमारे पास है कि फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है। इसमें ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो दूसरे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो दूसरों की निस्बत, कि हम ज़्यादा अच्छा करें, दूसरों की निस्बत हमारा ज़्यादा अट्रैक्शन हो, हमारी जो रिज्यूम है, ये जो हमारी राइटिंग्स है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हों, ज़्यादा अच्छी लिखी हों। और इन जो रिज्यूम्स होती हैं, इस पॉइंट पे जो लोग ऑफिसेज़ में, पर्सनल ऑफिसेज़ में इनको रीड करते हैं। आगे हमारे पास स्टेजेस हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेज, कि इसमें हमें एक ऐसा पोर्ट्रेट इमेजिन करना होता है या एक ऐसा पोर्ट्रेट सोचना होता है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, जो ईज़िली समझ आ जाए, कि यानी जो आप बात करना चाह रहे हैं, जो आप उसके अंदर लिखना चाह रहे हैं, जो दूसरों को आप दूसरों को समझाना चाह रहे हैं, वो ईज़िली समझ आ जाए, उसको हर कोई समझ सके। अब ये तो एक सिंपल सी बात है कि इतना टाइम तो किसी के पास होता नहीं है कि वो जो आपकी इतनी लेंथी एप्लीकेशन को रीड करे, और कोई रीड करता भी नहीं है और ये इरिटेट भी करती है। तो इसलिए अगर आप उसमें सिर्फ स्पेसिफिक एक इमेजिनरी कंटेंट अपना ऐड करते हैं तो वो एक मतलब अट्रैक्शन भी आती है उससे, और वो रीड करने में भी आसानी होती है। तो इसी तरह अगर किसी के पास, आपको सोचिए अगर 25 से 50 मेल हों और उसमें एप्लीकेशंस हों, तो उनको जो जो भी रीड कर रहा होगा वहाँ पे बैठ के, वो उसको क्या करेगा, वो सबको तो मतलब उनका देखेगा, उनका फॉर्मेट चेक करेगा, बस उसकी जो उसमें वो ये नोट करेगा कि जो उसको अट्रैक्ट कर रही होंगी, जो उसकी अटेंशन गेन कर रही होंगी, तो वो उनको रीड कर लेगा। और जो ऐसी होंगी जो बहुत ज़्यादा लेंथी होंगी, जो इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल डला होगा, तो वो उसको नहीं एक्सेप्ट करे, वो रीड ही नहीं करेगा। तो उसके पास एक रीज़न हो जाएगा आपको डिस्क्वालीफाई करने का, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप अपनी एक मुख्तसर सी, एक टू दी पॉइंट आप अपना रिज्यूम बनाते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो वो जो रीड कर रहा होगा और जो उसमें आप चीज़ें हाईलाइट करेंगे, जो बोल्ड करके लिखेंगे, तो सबसे पहला जो उसकी नज़र वहीं पड़ती है और वो उसको रीड करेगा और उसको अट्रैक्ट भी करेगी। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की। इसके अंदर ये होता है कि यहाँ ये चेक किया जाता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है और आपने क्या काम करना है। और द सेकंड स्टेज रीडर ऑफ योर रिज्यूम इंक्लूड्स मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट यू हैव टू वर्क फॉर। और उसमें आपकी सेकंड स्टेज में डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, जिसके साथ आपने काम करना है, उसको भी देखा जाता है कि आप वहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये सब कुछ सेकंड स्टेज में देखा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं टू इमेजिन यूर रीडर, मीन के टू रिप्रेजेंट यूर रीडर या टू इमेजिन यूर रीडर। तो इसमें सबसे पहले तो यार ये देखा जाता है कि व्हेन शी गेट्स द रिज्यूम शी नोज़ प्रिसाइजली व्हाट क्वालिफिकेशन शी सीक्स, कि क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए इस चीज़ के लिए, वो देखा जाता है इसके अंदर। और इस स्टेज पे आप जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होते हैं, उसको आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव शो कर सकते हो या इमेजिन कर सकते हो, एज अ मतलब हेड जो होता है वहाँ का। और ये आपके पास एक शॉर्ट हैंडेड होता है, शॉर्ट हैंड पर्सन होता है, एंड वांट्स रैपिडली टू फिल वन और मोर ओपनिंग्स। और उसके बाद क्वालिफिकेशन इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है।
और उसके बाद बात हो रही है कि आप जो आपकी रिज्यूम्स होती हैं अगर, तो आपका मतलब कि जो कैंपस है, जिस जहाँ आप अप्लाई करने जा रहे हैं, कैंपस के अंदर ही आपकी वहाँ पे आपको इंटरव्यू आपके लिए बुलाया जा रहा है, तो आप जो अपनी रिज्यूम है वो आप कंपनी में ही जाके वहीं सबमिट कराते हैं या वहीं लेकर जाते हैं। जब आप मिलने जाते हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, आपको बुलाया जाता है, तो कैंपस के अंदर अगर वो है तो वहीं आप जाते हो, अपनी रिज्यूम लेकर जाते हो और साथ ही आप अपनी रिज्यूम उनको दे देते हो जब आप उनके पास इंटरव्यू के लिए जाते हो। तो इसलिए ये जो बहुत सारी जॉब्स होती हैं जो वेरी करती हैं अलग अलग स्टेज पे। कुछ लोग ऑनलाइन आपसे मंगवा लेते हैं आपकी रिज्यूम्स, उसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप पहले अपनी आगे सीवी जमा करवा कर जाएं और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे आपकी सीवी पढ़ने के बाद। और कुछ ये सिस्टम्स होते हैं कि आपको कहते हैं चले यहाँ जाए इंटरव्यू के लिए, साथ अपनी सीवी भी लेते आएँ। तो इसलिए ये डिफरेंट होता है और वेरी करता है। उसके बाद ये है कि हाउ यू वांट योर रिज्यूम्स टू अफेक्ट योर रीडर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आपका जो रिज्यूम है वो कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है रीडर को, और ये आप किस तरह इसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो उसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं पड़े कि आप किस तरह से अपनी रिज्यूम को रीडर के मुताबिक लिखें कि वो उसको इम्प्रेस करे या इफ़ेक्ट करे। तो इसमें यह है कि द वे यू वांट योर कम्युनिकेशन टू अलर्ट योर रीडर्स एटीट्यूड। तो आपको अपने रीडर के एटीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप इस तरह से लिखें कि जो आपका रीडर है उसके एटीट्यूड पे ज़्यादा फोकस हो और उसके मुताबिक हो। उसके बाद है कि द टास्क यू वांट टू हेल्प योर रीडर परफॉर्म वाइल दे रीड। आप उसमें कुछ इस तरह से चीज़ें ऐड करें कि जो आपका रीडर है उसको हेल्प कर सके रीड करने में और समझने में, कि वो ईजिली उसको समझ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं, कि आप कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। उसके बाद हमारे पास अल्टरनेटिंग योर ऑडियंस एटीट्यूड्स, कि जो आपके ऑडियंस हैं उनके एटीट्यूड पर फोकस करना चाहिए। तो इसमें आपको एक सीक्वेंस बनाना चाहिए, एक ऐसी स्कीम बनानी चाहिए जिसमें आप अपने जो मतलब ऑडियंस हैं उनके एटीट्यूड के से रिलेटेड वहाँ पे फोकस करें, उसके रिलेटेड लिखें, ताकि जो आपके मतलब कि जो ऑडियंस हैं वो समझ सकें उसको और रीड कर सकें, ताकि जो आपकी अपील वगैरह है वो आप ऑडियंस को दें। तो इसके बाद हमारे पास है कि अल्टरनेटिंग योर एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड। जिस तरह आप अपने ऑडियंस के एटीट्यूड पर फोकस करते हैं, सेम इसी तरह आप अपने एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड पर भी फोकस करें। तो ज़ाहिर सी बात है ऐसे ही लोगों को हायर किया जाएगा ना, जो उनको टास्क दिए जाए वो उसको टाइम पे अच्छे से परफॉर्म कर सकें, रिस्पॉन्सिबल हों, अपने काम को लेकर सीरियस हों, और एप्लीकेंट्स जो हैं वो ट्रस्टवर्दी हों। तो जो आपका रीडर होगा वो बस एक स्पेसिफिक टर्म्स पे फोकस करेगा, उन स्पेसिफिक टर्म्स को रीड करेगा, बजाय ये कि सवाल जवाब करने के कि आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको जावा के बारे में पता है या नहीं है। मतलब वो इस तरह के सवाल करने के बजाय वो आपके स्पेसिफिक टर्म्स पे वो फोकस करेगा। आगे हमारे पास है कि हेल्पिंग यूर रीडर्स परफॉर्म देयर टास्क, कि आप अपने रीडर की मदद करें कि वो अपना जो टास्क है उसको अच्छे से परफॉर्म कर सके। अब हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व डिफरेंट टास्क। मुख्तलिफ़ किस्म की जो टास्क होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की उसमें उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की किस्में होती हैं, यानी कि कम्युनिकेशन की डिफरेंट काइंड्स हो सकती हैं अलग अलग टास्क के लिए, डिफरेंट टास्क के लिए। और वो डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, कोई रीडिंग हो सकती है, कोई फिगर्स हो सकते हैं, कोई टेबल्स हो सकते हैं। तो ये जो हम टेक्स्ट लिखते हैं सिंपल वे में, ऐसे भी हो सकता है। सो कम्युनिकेशन के हमारे पास कई वेज हो सकते हैं और हम ऑलरेडी पहले पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। तो इसके बाद हमारे पास आता है कि वाइल रीडिंग योर रिज्यूम योर रीडर प्राइमरी टास्क इज़ टू गेट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला ये होता है कि व्हाट एग्जैक्टली डज द पर्सन वांट टू डू, जो पर्सन है वो सबसे पहले करना क्या चाहता है, उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आगे हमारे पास सेकंड है कि व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज द पर्सन हैव फॉर दिस जॉब, उस जॉब के लिए जो शख्स अप्लाई करना चाह रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्या होनी चाहिए। व्हाट एक्सपीरियंस डज द पर्सन हैव इन देयर और सिमिलर जॉब्स। उसके बाद उसका एक्सपीरियंस चेक किया जाता है, उसकी दूसरी कोई जो एक्टिविटीज़ होती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़, वो देखी जाती हैं। और उसके बाद हाउ कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन क्वालिफिकेशन, कि हम मज़ीद उससे इन्फॉर्मेशन उसकी क्वालिफिकेशन के अबाउट ले सकते या नहीं ले सकते। ये तो हो गए कि हमने उसके ऑब्जेक्टिव को कैसे देखना है। अब हम बात कर लेते हैं प्लानिंग की। तो इसमें सबसे पहले तो यही होता है कि आपको डिसाइड करना होता है कि आपने उसमें क्या कहना है और आपका मटेरियल क्या होना चाहिए। आप उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपने सारे मटेरियल को। तो इसमें आप अपनी रेलिवेंट एक्सपेक्टेशंस दें, जैसे कि आपका रीडर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हो कि आप कम्युनिकेशन में ये चीज़ें लें, सो आप उन्हीं पे फोकस करें। और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस की चॉइस है वो लिमिटेड होनी चाहिए, आपको उसको लिमिटेड रखना चाहिए। और आप एक प्लानिंग करें कि आप कैसे रीडर की हेल्प कर सकते हैं, रीडर की हेल्प कैसे हो सकती है, आपका मैसेज कन्वे कैसे हो सकता है। आप उसको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मेथड को सोचें, या आप एक ऐसी रिज्यूम उनको पेश करें जिससे वो आपको हायर कर लें, जिसमें आपके पास चांसेस ज़्यादा हों हायर होने के। इसके बाद आपके पास एक टेबल है, इसको आपने रीड कर लेना है, जिसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह की बात हुई हुई है, इंटरेस्ट की बात हुई हुई है, ये सब आप खुद रीड कर लीजिए।
जो हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग योर मटेरियल है, ये आप खुद भी रीड कीजिएगा इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी, आप इसको रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी इसमें क्या बात हुई है, कि आप कौन से पैटर्न्स यूज़ करके आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, आपके रिज्यूम में ऐसा क्या होना चाहिए और क्या क्या एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं आप उसके अंदर, आपकी जो डेफिनेशन है, आपका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आपने इसमें ये जो हमारे पास बात हो रही है कि जो फंक्शनल रिज्यूम होती है, वो एम्फेसाइज करती है फंक्शंस एंड टास्क को जो एप्लीकेंट परफॉर्म कर सकता है। क्या आपने उसमें अपना मटेरियल सेट कैसे करना होता है, अपना नाम कहाँ मेंशन करना होता है, टॉप पे करना होता है, बॉटम पे करना होता है, कन्वेंशनल रिज्यूम और नॉन कन्वेंशनल रिज्यूम, ये सब आप रीड कर लीजिएगा, ये सब बहुत ईजी है। तो प्लानिंग में आप सोच लेते हैं कि आपने क्या लिखना है, क्या ऑर्गेनाइज मटेरियल कैसे करना है आपने अपना, उसके बाद आप वो करते हैं क्या आपने अब अपने मटेरियल को ऑर्गेनाइज कैसे, कि आपका जो मोस्टली इफेक्ट है किस किस चीज़ से पड़ता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपने पहले कहीं पे इंटर्नशिप्स वगैरह की हुई हैं या कुछ भी किया हुआ है, जो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ लिखी होती हैं जॉब से रिलेटेड, तो इन सब की वजह से इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए आपको ना अपने सारे मटेरियल पे सोर्स समझ के आपको उस पर काम करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है। आगे हम ड्राफ्टिंग की बात करते हैं। जब आप कोई ड्राफ्ट लिखते हैं तो इसमें आप जो आपकी कम्युनिकेशन में अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने प्लान्स को नोट्स की फॉर्म में, आउटलाइंस की फॉर्म में। तो आपको इसमें फ़ोकस करना होता है जब आप कोई भी विजुअल अपीयरेंस दे रहे हैं अपने मैसेज की, कोई ग्राफ बना रहे हैं, कोई आप स्लाइड्स बना रहे हैं या उसके अंदर आप पॉइंट्स बना रहे हैं, तो इसमें आपको ड्राफ्ट ज़रूरी है कि आपने ड्राफ्ट बनाना होता है, खाका उसका बनाना होता है। ये प्लानिंग के बाद आप ये काम करते हैं कि पहले से ही कोई ना कोई खाका, कोई ना कोई, कहते हैं ना कि वो जो आपकी इमेजिनेशंस होती हैं, आप उनको एक पेज पे या उसको एक पावर पॉइंट पे या किसी स्लाइड्स में आप उसको उतारते हैं, उसके विजुअल अपीयरेंस देते हैं आप अपने मैसेज को कि आप उसमें क्या बात करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे आपके पास सारा बाकी मज़ीद रीड करने वाला है, इसमें कुछ खास नहीं है। आपको जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको बस आइडिया लेना होता है कि आपने अपनी रिज्यूम कैसे लिखनी है, उसको इफेक्टिव कैसे बनाना है कि आपका जो रीडर है वो इम्प्रेस हो जाए और आपको हायर कर। आगे हम देख लेते हैं इवैल्यूएटिंग एंड रिवाइजिंग के। रिवाइजिंग क्या होती है, इवैल्यूएटिंग क्या होता है, कि जब आप कुछ कर लेते हैं, जब आप कुछ कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उसको रिवाइज करते हैं। क्योंकि जब आप कोई लेक्चर तैयार करते हैं या कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो कहीं आपने परफॉर्म करनी होती है, तो उससे पहले आप एक बार उसको बनाने के बाद ज़रूर रिवाइज करते हैं, ज़रूर दोबारा से जाके रीड करते हैं, देखते हैं कि हाँ ये मुझे याद हो गई, ये नहीं होगी, कोई पॉइंट मिस तो नहीं होगा। आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उसकी फिर से रिवीजन कर रहे होते हैं। रिवीजन यानी कि सी अगेन, आप उसको दोबारा से देख रहे होते हैं। तो आपने इसमें बहुत अच्छी तरह देखना होता है कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं आ गई या कुछ रह तो नहीं, या कुछ मिसिंग तो नहीं है, आपको उसकी रिवीजन करनी होती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप इसको समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ समझ सकते हैं। तो एमसीक्यूज भी आ जाता है अक्सर कि रिवाइजिंग इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ रीथिंकिंग, कि रिवाइजिंग कौन सा प्रोसेस है, तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस। क्या आप वहाँ पे अपना जो पर्पस दे रहे हैं उसको दोबारा से रिफाइन करते हैं, आपका जो एविडेंस है आप उसको दोबारा रिव्यू करते हैं। तो अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो रीऑर्गेनाइजिंग यूर प्रेजेंटेशन, तो आपको उसको एक नज़र दोबारा से रीऑर्गेनाइजिंग यानी कि दोबारा से देख लेना होता है। तो दरअसल शॉर्ट वे में ये है कि जो रिवीजन है हमारे पास एक मतलब एक चांस होता है कि हम क्रिटिकली अपने जो प्रेजेंटेशन है या जो हमने लिखा है या जो बनाया है उसको हम एक अच्छी तरह देख सकते हैं दोबारा से। तो जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आप ये देखते हैं कि इफ़ इट्स रियली वर्थ सेइंग, इफ़ इट सेज व्हाट यू वांट टू से, इफ़ अ रीडर विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, कि आप जो कह रहे हैं क्या उस रीडर समझ पाएगा या नहीं, और क्या जो आप जो कहना चाह रहे हैं कि आपने अपने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं या नहीं, क्या उस काबिल है आपकी प्रेजेंटेशन, इतनी इफेक्टिव है कि वो मतलब सबको समझ आ सके या बहुत अच्छी बनी हुई है। ये सारी बातें आप रिवीजन में चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। अगर किसी को कुछ बात समझ ना आई हो तो काइंडली आप कमेंट सेशन में आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।